हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर वेल। हाँ बच्चों, ठीक हो सब? ओके, सो फर्स्ट चैप्टर देखा जाए तो एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट करने के बाद आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। नया दिन नया चैप्टर। सो आवर चैप्टर इज basically as per NCERT file say that is motion in a straight line. I'm talking about motion in a straight line, but if I'll talk about a unit, the name of our unit is काइनामेटिक्स। और इसी के अंदर काइनामेटिक्स के अंदर हमारे पास इसके दो सब पार्ट्स हैं। वन चैप्टर इज मोशन इन straight line and our second chapter is motion in plane. Okay, so this is basically characterized in two different subparts. One is motion in straight line, another motion in plane. Today I am going to just give you basic and brief introduction of kinematics, and we will start first of all motion in a straight line. Okay, so we'll start with this motion in a straight line. As I'm talking about kinematics, so what is this kinematics बच्चों? What is this kinematics? Kinematics जो है ये मैकेनिक्स की ब्रांच है। मैकेनिक्स क्या चीज है? मैकेनिक्स जो है वो किसकी ब्रांच है भाई? फिजिक्स की ब्रांच है, बिल्कुल। जो काइनेमेटिक्स है वो किसकी ब्रांच है? वो मैकेनिक्स की ब्रांच है। ओके, चलो, तो क्या मैकेनिक्स की एक ही ब्रांच होती है, कुछ और भी होता है? सो वी आर गोइंग टू डिस्कस विद दिस पार्ट। सबसे पहले फिजिक्स का पार्ट है मैकेनिक्स। नाउ फिजिक्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, राइट? व्हाट इज फिजिक्स? तो मैकेनिक्स क्या है? मैकेनिक्स भी एक तरीके की फिजिक्स है। कौन सी फिजिक्स? किस तरीके की फिजिक्स है भाई? ये वो फिजिक्स है जो अगर कोई भी बॉडी मोशन में है, मूव कर रही है, मैकेनिक्स उसके साथ डील करती है। व्हेन अ बॉडी इज इन मोशन, दैट काइंड ऑफ फिजिक्स इज मैकेनिक्स। ओके, क्या सिर्फ मोशन? अब आगे हम देखते हैं इसका सब पार्ट्स क्या क्या चीज है। इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। मैकेनिक्स क्या है? इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद अ बॉडीज इन मोशन, दैट वी कॉल मैकेनिक्स। एंड मैकेनिक्स के वी हैव थ्री सब पार्ट्स। वन इज स्टैटिक, second is kinematic, and third one is dynamics. Okay, statics stands for when a body is in rest. ओके, मैकेनिक्स की वो ब्रांच जो रेस्ट वाली चीज के साथ डील करे। रेस्ट, बॉडी जब रेस्ट पर है तो रेस्ट की कंडीशंस को जो देखता है, दैट इज स्टैटिक्स। काइनेमेटिक्स क्या है? जो मोशन को डील करता है। ओके, जो मोशन को डील करता है। हमारे चैप्टर का नाम भी है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन। किसके पार्ट है भाई? ये काइनेमेटिक्स के पार्ट। और थर्ड कुछ और भी होता है, डायनेमिक्स, जो कि अभी हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे। देखो, काइनेमेटिक्स में हमारे पास दो चीजें हैं, स्ट्रेट लाइन एंड प्लेन। तो थर्ड जो डायनेमिक्स है वो हम नहीं पढ़ने वाले। देखो क्या होता है, काइनेमेटिक्स क्या चीज है? काइनेमेटिक्स होता है जब भी कोई बॉडी आपकी मूव कर रही है, उसकी जो हम स्टडी करते हैं, बॉडी मूव कर रही है उसकी हमें स्टडी करनी है, दैट इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स। ओके, लेकिन डायनामिक भी वही चीज है। डायनामिक, सिंपल सी बात है, डायनामिक भी कुछ मोशन का ही पार्ट होगा, राइट? तो डायनामिक क्या चीज है? जब कोई बॉडी मूव कर रही है प्लस साथ में आपको उसके मूव करने का कारण जो कि फोर्स होता है, उसको भी अगर कंसिडर करके चलना है, तो वो जो फिजिक्स होगी वो डायनामिक्स होगी। जब आपको उसके मोशन का कारण, फोर्स को कंसिडर नहीं करना है, वो काइनेमेटिक होगी। और जो स्टैटिक्स होती है जब वो बॉडी रेस्ट पर है। ठीक है, तो ये तीन चीजें हैं हमारे पास। बेसिकली रेस्ट की कंडीशन हमें जो बात करनी है, हमें बात करनी है किसकी? मोशन की। मोशन कब? जब बॉडी स्ट्रेट लाइन है और जब बॉडी प्लेन में है। मतलब हमारी जो यूनिट है वो हमारी पूरी की पूरी इसके ऊपर बेस्ड है, काइनेमेटिक्स हमें पढ़ना है। डायनामिक्स अभी हम नहीं पढ़ेंगे, बट पढ़ेंगे, जल्दी ही पढ़ेंगे जब हम फोर्स को कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज काइनेमेटिक्स विच डील्स विद मोशन। कब? in a straight line, which deals with motion in a
प्लेन। ठीक है, तो ये हम डिस्कस करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये चीज हमें क्लियर हो गई, स्ट्रेट लाइन क्या है, मैकेनिक्स क्या है, काइनेमेटिक्स क्या है। ठीक है, और काइनेमेटिक्स के आगे दो सब पार्ट्स जो हमें पढ़ने हैं, दैट इज स्ट्रेट लाइन एंड प्लेन। ओके, चलिए जी, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हमारा चैप्टर, उसकी छोटे छोटे टर्म्स पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे हम लोग, बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहली जो हमारी टर्म है, क्योंकि हमने बात की स्टैटिक्स की, तो एक बार हम पढ़ लें कि कोई भी बॉडी का क्या मतलब होता है अगर वो रेस्ट पर है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेस्ट? रेस्ट का क्या मतलब होता है? देखिए सपोज अगर मैं कहूं कि ये एक मार्कर यहां रखा हुआ है, with respect to its surrounding it is not moving, with respect to its surrounding it is not moving, if I am observing this is not moving with my respect, right? तो जिस भी बॉडी, कोई भी ऐसी बॉडी अगर वो अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में मूव नहीं करती है तो दैट बॉडी विल बी इन रेस्ट। फॉर एग्जाम्पल ट्री, अब उसकी सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में वो चीज मूव नहीं कर रही, तो दैट वी कॉल बॉडी इज इन रेस्ट। नेक्स्ट हमारी टर्म है व्हाट इज मोशन देन? अगर कोई भी बॉडी अपनी सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में मूव करती है, सपोज आई एम ऑब्जर्विंग टू अ मूविंग कार, आई एम ऑब्जर्विंग टू अ मूविंग ट्रेन, मूविंग बस, लाइक दैट, तो वो चीजें क्या है? मोशन में, विद माई रिस्पेक्ट। ओके, किसके रिस्पेक्ट में? ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में। ऑब्जर्वर कौन है? मी। तो अगर मैं अपने रिस्पेक्ट में देखूं कि हमारे पास कोई भी ये बॉडी है, ये मूव कर रही है या नहीं कर रही है, वो मोशन में कि रेस्ट में, वो कैसे पता चलेगा? वो उसकी सराउंडिंग डिसाइड करती है कि बॉडी मोशन में है फिर रेस्ट में है। तो मोशन क्या हुआ? मोशन, रेस्ट क्या होता है? अगर कोई बॉडी जो है, दैट बॉडी इज नॉट मूविंग विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, तो वो रेस्ट हो गया। जब बॉडी मूव कर रही है विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, वो मोशन हो गया। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद एक टर्म आती है, बहुत अच्छी सी टर्म है। टर्म क्या है? रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। हाँ भाई, रिश्तेदार हैं ये? हाँ जी, क्या ये दोनों रिश्तेदार हैं? क्या ये दोनों रिलेटिव हैं? कैसे रिलेटिव हैं भी कि नहीं है? बिल्कुल हैं। हम लोग एक एग्जाम्पल समझते हैं, उससे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि यस, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। ये दोनों हमारी एक दूसरे से जुड़ी हुई टर्म्स हैं। कैसे ये एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं बच्चों? देखिए, एक बिल्कुल सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। एक बस है, मूविंग बस है, ओके, और मूविंग बस में सपोज मी एंड वन ऑफ माय फ्रेंड, वी आर सिटिंग, ओके, हम दो लोग अगर बस में बैठे हैं, तो विद सपोज इफ आई एम ऑब्जर्विंग टू माय फ्रेंड दैट माय फ्रेंड इज इन रेस्ट। मेरा फ्रेंड कौन सी उसमें है, कौन सी पोजीशन में है? रेस्ट की पोजीशन में है। ओके, नाउ दैट बस इज मूविंग, सपोज बस इज मूविंग एंड अ पर्सन is standing outside the bus. With respect to that person, my friend is in motion or is in rest? Is in motion or is in rest? That person, my friend, is in motion with respect to the observer, who is standing on the ground, and that observer is observing that bus which is moving. ओके, फिर से समझिए, फिर से इसको समझाते हैं। एक बस है, वो बस चल रही है, उस बस में हम दो लोग बैठे हैं। मेरे रिस्पेक्ट में अगर मैं देखूं, मेरे जो फ्रेंड बैठी हैं साथ में, वो रेस्ट पर होंगे। क्यों? क्योंकि उसकी सराउंडिंग क्या है? उसकी सराउंडिंग के हिसाब से वो रेस्ट पर है। ठीक है, चलिए जी, अब हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? हम बात करते हैं किसी ऐसे ऑब्जर्वर की जो बस से बाहर है। ओके, बस के अंदर नहीं, बस के बाहर है। अगर बस के बाहर है तो उस पर्सन को अगर देखिए, तो उस पर्सन के लिए तो वो बस मूव कर रही है, राइट? तो उस पर्सन के लिए, जो पर्सन बस के अंदर बैठा है, जो मेरी फ्रेंड बस के अंदर बैठी है या मैं बस के अंदर बैठी हूं, इन दैट केस वी आर इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्सन हु इज स्टैंडिंग आउटसाइड द बस। ओके, क्लियर हो गई ये बात सभी को? तो रेस्ट और मोशन एक साथ एक ही टाइम पर पॉसिबल हैं। दोनों रिश्तेदार हैं, दोनों रिलेटिव्स हैं। कैसे रिलेटिव टर्म्स है, ये समझ में आई सभी को? ठीक है, चलिए जी, ये हमारी एक चीज हुई। सबसे पहले हमने पढ़ा कि रेस्ट क्या होता है, फिर हमने पढ़ा मोशन क्या होता है, फिर हमने पढ़ा कि रेस्ट और मोशन आपस में एक दूसरे से कैसे रिलेटिव हैं। इन दोनों को हम ये ऐसे कैसे कह सकते हैं कि ये दोनों रिलेटिव टर्म्स हैं। ठीक है, चलिए बच्चों,
अब हमें बात करनी है अगला जो हम टॉपिक डिस्कस, आज हमारा पूरा हम थ्योरी पढ़ने वाले हैं, ठीक है, कुछ डेरिवेशन नहीं, कुछ न्यूमेरिकल्स नहीं है आज, ठीक है, क्योंकि हमें बेसिक्स पढ़ने हैं आज, क्योंकि हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो बेसिक तो हमारा पूरा पहले एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना। ओके, तो चलिए अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट हमारी टर्म के बारे में। बहुत अच्छे से आज आपको लेक्चर सुनना है, क्योंकि बेसिक्स आप समझोगे तभी आप नेक्स्ट लेक्चर को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे, राइट। अच्छे से अगर सपोज नेक्स्ट लेक्चर में हम कोई क्वेश्चन करते हैं तो नेक्स्ट लेक्चर को अच्छे से आप समझ पाओगे अगर बेसिक ध्यान से समझोगे, ठीक है। चलिए, तो अगला जो हमारे टर्म हम पढ़ने वाले हैं, काइनेमेटिक्स की बात कर रहे हैं, मोशन की बात कर रहे हैं, तो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन, मोशन के कितने टाइप्स हैं? सबसे पहला 3 टाइप है हमारे पास इसके भी, ठीक है। तो सबसे पहला होता है बेटा रेक्टिलीनियर, रेक्टिलीनियर मोशन, रेक्टिलीनियर मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन। ओके, रेक्टिलीनियर या फिर ट्रांसलेटरी मोशन। दूसरा होता है हमारे पास सर्कुलर और रोटेटरी मोशन, सर्कुलर और रोटेटरी मोशन, एंड द थर्ड वन इज ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन, vibratory motion. Okay, so we have 3 types of motion. One is rectilinear or translatory, second is circular or rotatory, and third one is oscillatory or vibratory. Okay, चलिए अब हम इन तीनों टाइप के मोशन को पढ़ते हैं, तीनों को समझते हैं। What is rectilinear motion या what is translatory motion? बिल्कुल अगर और लिखा है तो एक ही कुछ होगा, राइट। सबसे पहले समझिए कि रेक्टिलीनियर मोशन क्या होता है। रेक्टिलीनियर का मतलब हम यहाँ बात करेंगे बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में, एक सिंगल लाइन में। जब हम बात करते हैं, सपोज कोई भी एक पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट मास ऑब्जेक्ट, यूनिट मास ऑब्जेक्ट, सिंगल यूनिट मास, 1 यूनिट मास ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, एग्जैक्टली अ स्ट्रेट लाइन। एक यूनिट मास का ऑब्जेक्ट, छोटा सा ऑब्जेक्ट, एक यूनिट मास, 1 ग्राम, 1 किलोग्राम, इस तरीके से अगर स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है तो उस तरह के मोशन को, उस बॉडी के मोशन को, उस छोटे से मास के मोशन को हम कहेंगे रेक्टिलीनियर मोशन। सेकंड है इसी के साथ ट्रांसलेटरी। क्या ट्रांसलेटरी और जब मैंने और लिखा है तो क्या ये दोनों एक ही नहीं है? बिल्कुल एक ही हैं, लेकिन दोनों ही एक ही चीज है। यहां हम बात कर रहे हैं यूनिट मास की, यहां हम बात कर रहे हैं पूरी बॉडी की। ट्रांसलेटरी मतलब सपोज अ बॉडी दैट इज नॉट ऑफ यूनिट मास, दैट इज नॉट ऑफ यूनिट मास। अगर मैं कहूं यूनिट मास तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं रेक्टिलीनियर मोशन। अगर मैं कहूं सपोज अ बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ, दैट काइंड ऑफ मोशन इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन। समझ में आ गई बात सभी को? ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट वन इज सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन। सर्कुलर मोशन सभी को पता है, सपोज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट हम बात कर रहे हैं, यूनिट मास ऑब्जेक्ट बात कर रहे हैं, सिंगल छोटा सा कोई भी ऑब्जेक्ट की बात करें, दैट इज मूविंग इन अ सर्कल, दैट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। एंड व्हाट अबाउट रोटेटरी मोशन देन? What about rotatory motion then? जब पूरी की पूरी बॉडी सर्कुलर पाथ में घूमती है। फॉर एग्जाम्पल फैन एज अ होल पूरा का पूरा घूम रहा है एक सर्कल में, और उसका जो सेंटर एक्सिस है दैट इज व्हाट, दैट इज सेम फॉर ईच एंड एवरी पॉइंट। ठीक है, जैसे हम एक सिंपल से एक डिस्क को एज्यूम करो, एक डिस्क के सेंटर में एक आप वायर डाल दीजिए, ओके, और उस डिस्क को उस वायर के अराउंड घुमा दीजिए, तो डिस्क का मोशन कैसा हो गया? रोटेटरी मोशन हो गया, क्योंकि डिस्क का ईच एंड एवरी पार्टिकल इज इन रोटेशन, इज इन सर्कुलर मोशन। Is that clear to everyone? Is that clear? So what is circular motion और rotatory motion? Rotatory समझ में आया सभी को? ठीक है, फिर से सुनिए, रोटेटरी क्या होता है? जब कभी भी एक बॉडी अपनी ही एक्सिस के अबाउट पूरी की पूरी बॉडी घूम करे, उसका कोई छोटा मोटा एक आध पार्टिकल नहीं घूम रहा है, पूरी की पूरी बॉडी एज ए होल, पूरी बॉडी अगर घूमती है तो उस तरह के मोशन को हम बोलेंगे रोटेटरी मोशन। ठीक है बच्चों? ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे ऑसिलेटरी या फिर वाइब्रेटरी मोशन की। व्हाट इज ऑसिलेटरी मोशन? ध्यान से समझिएगा, व्हाट इज ऑसिलेटरी मोशन? ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है? ऑसिलेशन, टू एंड फ्रो मोशन, पेंडुलम। आप लोगों ने स्कूल में देखा होगा, सभी लोगों ने पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट अगर आप लोगों को 9th स्टैंडर्ड में कराया हो, अगर नहीं भी कराया तब भी कोई दिक्कत नहीं है। पेंडुलम क्या है? एक स्ट्रिंग है,
आप गूगल सर्च करिएगा, यू विल फाइंड इट, पिक्चर ऑफ पेंडुलम या फिर एनिमेशन ऑफ पेंडुलम डालकर देखिएगा तो यू विल फाइंड ये हमारा एक स्ट्रिंग है, नीचे एक बॉल। अच्छा सिंपल सा और एग्जाम्पल ना आप वो देख सकते हैं, जो हमारा क्लोक पे आप देख सकते हैं, ठीक है, जो क्लोक के अंदर हमारे पास ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के नीचे एक बॉब लगा होता है जो हर घंटे पर बजता है, राइट, तो दैट इज कॉल्ड पेंडुलम, दैट इज कॉल्ड पेंडुलम। ओके, सभी ने देखा होगा, लोअर क्लासेस से देखते हुए आ रहे हो, पढ़ते हुए आ रहे हो, ठीक है। तो पेंडुलम क्या चीज है, ये टू एंड फ्रो, सीसो, टू एंड फ्रो, तो ये जो हमारा होता है इसे बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। ओके, साथ में मैंने कुछ और लिखा है बेटा, वाइब्रेटरी मोशन। मोबाइल वाइब्रेट करता है ना, हमारा मोबाइल वाइब्रेट करता है, यहां मैंने लिखा ऑसिलेटरी, उसी को और करके लिखा वाइब्रेटरी। क्या ये दोनों एक ही चीज है? टू एंड फ्रो मोशन और वाइब्रेशन कैसा होता है? वाइब्रेशन भी ऐसा ही होता है, वाइब्रेशन भी टू एंड फ्रो मोशन ही होता है। इस चीज को दिमाग में रखिए, हमारा जो मोबाइल वाइब्रेट करता है दैट इज वाइब्रेटरी मोशन, दैट इज ऑसिलेटरी मोशन। बट वो आप चीज दिमाग में रखिए, जो हमारा मोबाइल का जो फ्रीक्वेंसी होता है वाइब्रेट करने का, ऑसिलेटरी मोशन से बहुत ज्यादा होता है। देखिए टू एंड फ्रो, ये भी तो टू एंड फ्रो मोशन है, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो। अगर इसी को हम ऐसे 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 कर दें, इसी को बहुत तेजी से ये करें, ये भी तो टू एंड फ्रो मोशन है। जैसे हमने क्या किया, वाइब्रेशन के केस में सिर्फ फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी तो उसको वाइब्रेशन कह दिया, फ्रीक्वेंसी कम थी तो उसी को हम ऑसिलेशन कह रहे थे। समझ में आ गई बात सभी को? 3 टाइप के मोशन हमने पढ़े, रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन, उसके बाद ऑसिलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है, क्लियर टू एवरीवन? ओके, नाउ हम इस चैप्टर के अंदर बेटा बहुत बार एक वर्ड यूज करेंगे। आज मैं आपको सारी बेसिक टर्म्स बताऊंगी, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो हम इस चैप्टर के अंदर बार बार, इस यूनिट के अंदर बार बार यूज करने वाले हैं, तो इसीलिए आपको पहले वो बेसिक टर्म्स की जानकारी होनी चाहिए। ओके, चलिए, तो अब जो मैं आपको बताने जा रही हूं दैट इज वन टर्म, अगेन वन मोर टर्म, एंड विच we will use again and again in this unit, point object। point object, ये word हम बार बार यूज करेंगे। when a point object is moving, point object क्या एक बिंदु मूव कर रहा है, एक डॉट मूव कर रहा है। what does it mean that, what does the meaning of this point object now? क्या होता है point object, इसको समझते हैं। चलिए, इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ पहले, फिर आपको इजीली समझ में आ जाएगा। एक कार दैट कार इज मूविंग फ्रॉम सपोज दिल्ली टू आगरा, ओके, एंड द डिस्टेंस इज अराउंड 200 किलोमीटर। okay, the distance is around 200 kilometer, and what is the size of that car? Hardly 3 meter, 4 meter, 5 meter, okay, 5 meter. This is the size of that body. If the size of the body is very less as compared to that distance to which that body has to cover, are you getting? आप उस कार को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है? 200 किलोमीटर, और 200 किलोमीटर के रिस्पेक्ट में उस कार का खुद का साइज कितना है? 3 to 4 मीटर, दैट्स इट, ओनली 4 मीटर, 5 मीटर, कितनी भी बड़ी कार ले लो, 6 मीटर, ओके, इससे बड़ी क्या कार है? ओके, बात समझ रहे हैं? तो अगर किसी भी बॉडी का अपना साइज, जितनी डिस्टेंस उसको कवर करनी है उससे बहुत कम होता है, तो उस बॉडी को पॉइंट ऑब्जेक्ट कहा जाता है, उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन। अर्थ का अपना डायमीटर, उस पूरे रिवोल्यूशन को अगर आप देखें तो उस डिस्टेंस से बहुत कम है अर्थ का खुद का डायमीटर। तो उस डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में वो हमारे पास जो अर्थ है, दैट अर्थ इज व्हाट? दैट अर्थ इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो समझ में आया सभी को क्या होता है पॉइंट ऑब्जेक्ट? पॉइंट ऑब्जेक्ट इज बेसिकली द ऑब्जेक्ट having size less than that of, very less than that of that distance which has to which that object will cover। basically जो ऑब्जेक्ट को डिस्टेंस कवर करनी है उसके रिस्पेक्ट में अगर वो डिस्टेंस बहुत कम है तो उसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट। चलिए बच्चों, आज हम नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज
दैट इज हम जो अगला डिस्कस कर रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक इज मोशन इन 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। ये क्या चीजें होती हैं, ये आज मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हमारा है मोशन इन 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। ये सब क्या चीजें होती हैं भाई। चलिए सबसे पहले आपको अभी मैं बहुत शॉर्ट में एक चीज बता रही हूँ, इसका पूरा डिटेल मैं आपको तब बताऊंगी जब हम लोग नेक्स्ट हम 5th चैप्टर जब हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन वाला, तब आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी। फिलहाल सिर्फ आपको एक छोटी सी बात अभी बताने जा रही हूँ, दैट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम इसको एक अभी छोटी सी बात समझते हैं, बाकी पूरा डिटेल इसके हम पढ़ेंगे। इसमें होता है इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम, ये पढ़ेंगे हम बाद में। फिलहाल जो अभी आपको सिंपल एक बहुत आसान शब्दों में आपको बताया जाए, सेट ऑफ 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस। कैसे कोऑर्डिनेट, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स, एक्स वाई जेड की टर्म में मैं बात कर रही हूं, ठीक है। एक्स वाई एंड जेड, इस पूरे सेट को कहेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सीधी भाषा में याद रखेंगे अभी, ठीक है। पूरी डिटेल में अभी हम नहीं जा रहे हैं, दैट इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम, दैट विल डिस्कस लेटर ऑन, ठीक है। यहाँ अभी हमें जितने की जरूरत है मैं सिर्फ उतने का ही बात कर रही हूँ कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम क्या बोलेंगे। ये वो फ्रेम होता है जिसके अंदर, जिसका रेफरेंस पॉइंट क्या हुआ भाई, ये ओ इसका क्या होगा, रेफरेंस पॉइंट। इस रेफरेंस पॉइंट पर अगर आप खड़े हैं, सपोज आपके हाथ में है एक घड़ी, ओके, एंड यू आर ऑब्जर्विंग सम ऑब्जेक्ट ओवर हियर। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करना चाहते हैं और उसकी पोजीशन को ऑब्जर्व करना चाहते हैं, उसकी स्पीड को ऑब्जर्व करना चाहते हैं एट पर्टिकुलर टाइम, तो आप क्या करेंगे, इस ऑब्जर्विंग पॉइंट के ऊपर घड़ी लेकर खड़े हो जाइए और इस पॉइंट को ऑब्जर्व करिए, ओके, और इस पॉइंट को ऑब्जर्व करिए। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा है एक रेफरेंस फ्रेम, ठीक है। ये चीज हम पूरा डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, अभी नहीं बता रही हूं आपको। अगेन आई एम टेलिंग यू, अ सेट ऑफ 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स वाई जी इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। चलिए अब इसके बाद मैं आपको बताने जा रही हूं दैट मोशन इन 1D, 2D एंड 3D। आई टोल्ड यू, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेलिंग यू मोशन इन 1 डायमेंशन। मोशन इन 1 डायमेंशन बहुत सिंपल है बच्चा, बहुत सिंपल है। 1 डायमेंशन नाम से ही में हमें समझ में आ रहा है हम 1D की बात कर रहे हैं। 1D मतलब 1 डायमेंशनल की 1 डायमेंशन की बात कर रहे हैं। तो देर इज नो नीड टू टेक y एंड z एक्सेस। व्हाट वी रिक्वायर, अगर हम एक ही डायमेंशन की बात करें तो व्हाट वी रिक्वायर ओनली सिंगल एक्सेस। नाउ इफ यू वांट टू स्पेसिफाई, if you want to tell the position of any object in 1 dimension, you require only 1 coordinate axis, that is only x axis। अगर कोई बॉडी x axis में मूव कर रही है, कोई बॉडी y में मूव कर रही है, तो you need only y axis, ओके। अच्छा जी, इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल आप ले सकते हैं। कोई भी नैरो लेन है, बहुत कोई एक इतनी पतली, इतनी भीड़ी सी कोई रोड है, कोई वहां पर आपको मूव करना है, या एक कार को अगर जाना है, तो देर इज नो अदर वे, वो इधर उधर जिगजैग पाथ पे नहीं चल पाएगी। दैट कार हैज टू मूव स्ट्रेट, राइट। तो दैट काइंड ऑफ मोशन इज कॉल्ड मोशन इन 1 डायमेंशन। सिंगल एक लेन पर उसको चलना है, देर इज नो अदर वे टू मूव, राइट। तो इसे बोलते हैं मोशन इन 1 डायमेंशन। नाउ इफ आई टॉक अबाउट मोशन इन 2 डायमेंशन, मोशन इन 2 डायमेंशन, 2D की अगर हम बात करेंगे तो यू हैव टू कंसीडर 2 एक्सिस, वन इज x एक्सिस एंड अदर इज y एक्सिस, ओके। इसके लिए कोई एग्जांपल, थोड़ा अपना दिमाग लगाइए कि 2 डायमेंशन आपका कैसे हो सकता है। कौन सा एग्जांपल है जो 2D को रिप्रेजेंट करता है। लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स वी हैव भाई। कैरम बोर्ड खेलते हो ना आप लोग, कैरम खेलते हो, राइट। तो कैरम जब आप खेलते हैं तो दैट स्ट्राइकर इज मूविंग इन XY प्लेन, राइट। स्ट्राइकर जैसे आप स्ट्राइक करते हो तो वो XY, क्या वो हवा में उड़ता है, नहीं ना। अगर वो हवा में उड़ेगा तो उसके लिए Z को और कंसीडर करना पड़ेगा। तो वी हैव टू कंसीडर ओनली दैट zigzag path that is called X and Y plane. In that case you require X and Y plane only. तो zigzag path को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको 2 एक्सिस की जरूरत है। मीन्स 2D motion is that kind of motion in which you require 2 coordinate axes to represent the position of that particular object. Is that clear?
ठीक है बच्चों? ओके, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट मोशन इन 3D। 3D की बात हमें नहीं करनी है वैसे इस चैप्टर में, लेकिन फिर भी यू मस्ट नो व्हाट इज मोशन इन 3D। 3D में क्या होता है भाई? व्हाट इज मोशन इन 3D? मोशन इन 3D मीन्स यू रिक्वायर 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस, इजंट इट? सिंपल। हनी बी, कोई भी हमारा बर्ड है, बर्ड फ्लाई कर रहा है, कोई भी हमारा ये प्लेन है, राइट? अगर स्पेस में कोई भी चीज मूव कर रही है, दैट ऑल आर इन 3 डायमेंशनल मोशन, और all are in 3 dimensional motion, that is called motion in 3 dimension। ठीक है? तो what we learned motion in 1D, we learned motion in 2D, we learned motion in 3D। got it everyone? right? तो 1D क्या है? when a body is moving in a narrow lane, right? सिर्फ एक एक्सिस में ही अगर बॉडी मूव कर सके तो दैट इज 1D, सिर्फ एक एक्सिस आपको चाहिए। 2D मीन्स बॉडी, अगर स्नेक, अगेन द एग्जाम्पल ऑफ 2D स्नेक। अब बच्चे ये मत बोलना मैम उड़ता हुआ भी सांप होता है ना, मूवीज में देखा है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द स्नेक crawling on the floor। okay, तो that is what motion in 2D। okay, now motion in 3D। 3D क्या है? जब हम स्पेस की बात करते हैं तो that will be motion in 3D। is that clear to everyone? क्या होता है ये 1D 2D and 3D? चलिए बच्चों, ज्यादा तो नहीं हो रहा है अभी, आज बिल्कुल बेसिक हम पढ़ रहे हैं बच्चों। ये तो आज हमें बेसिक टर्म्स बस खत्म करेंगे, उसके बाद जो है हमारा मेन जो चैप्टर स्टार्ट होगा उसमें हम अपनी डिस्टेंस, स्पीड, उन सब बातों पर आएंगे। ठीक है? चलिए, एक छोटी सी बात और आप पढ़ लीजिए आज, दैट इज, उसमें भी आपको बहुत थोड़ा सा हमें बताना है, बहुत ज्यादा नहीं बताना है। दैट इज स्केलर क्वांटिटीज। क्या होती हैं भाई? एक होता है स्केलर क्वांटिटीज and next is vector quantities। next one is vector quantities। now what is the difference between scalar and vector quantity? ठीक है? स्केलर क्या है, वेक्टर क्या है? क्वांटिटी मीन्स क्या? फिजिकल क्वांटिटी, है ना? क्वांटिटी मीन्स फिजिकल क्वांटिटी, जैसे डिस्टेंस, जैसे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एरिया, वॉल्यूम, ये सब क्वांटिटीज हैं। कौन सी क्वांटिटीज हैं? फिजिकल क्वांटिटीज हैं। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में आपको बताया था, बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी होती हैं, मास, लेंथ, टाइम करके बताया था, याद हो तो, राइट? जब यूनिट मेजरमेंट पढ़ा था। तो वो क्वांटिटीज जिनका केवल मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू, सिर्फ वैल्यू होती है, राइट? उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, जैसे कि मास है ना, 5 kg। आप मार्केट से मान लीजिए आलू लेने जा रहे हैं, तो 5 kg आप खरीदेंगे, तो देर इज नो डायरेक्शन, देर इज मैग्नीट्यूड, बट बिना मैग्नीट्यूड के तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है ना। आप आलू लेंगे, बोलना पड़ेगा ना भैया कितना आलू चाहिए, तो मैग्नीट्यूड इज रिक्वायर्ड। बिना मैग्नीट्यूड के कोई चीज पॉसिबल नहीं है, मैग्नीट्यूड इज रिक्वायर्ड। ठीक है? तो वो क्वांटिटीज जिनकी सिर्फ और सिर्फ, जिनके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जैसे डिस्टेंस, जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं है, दैट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। बट द क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, तो उन क्वांटिटीज को बोलते हैं हम बच्चा वेक्टर क्वांटिटीज। बात समझ में आई? स्केलर क्वांटिटीज क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज क्या है? द क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वैल्यू, ओके? एंड द क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। बिना डायरेक्शन के वेक्टर नहीं हो सकता। ठीक है? तो वो क्वांटिटी जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड है वो स्केलर हैं। एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं डिस्टेंस, स्पीड, ठीक है? और वेक्टर में आप ले सकते हैं, इसी के सिमिलर एग्जाम्पल बताते हैं, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। ठीक है? तो हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे जो स्केलर हैं, वेक्टर हैं। तो क्लियर हुआ स्केलर क्वांटिटीज क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर वो हैं जिनका केवल मैग्नीट्यूड है, वेक्टर वो हैं जिनका मैग्नीट्यूड भी है और जिनकी डायरेक्शन भी है। प्लस एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, स्केलर जो होते हैं एल्जेब्रिकली ऐड होते हैं। जैसे मान लीजिए आपको डिस्टेंस को ऐड करना है, 5 किलोमीटर ये और 5 किलोमीटर आगे, तो 5 + 5 10 हो जाएगा, राइट? स्पीड को ऐड करना है, तो
डायरेक्टली अगर आप एल्जेब्रिकली अगर आप ऐड कर, जैसे 1 + 2 + 3 + 4 + 5, इस तरीके से एल्जेब्रिकली अगर आपको ऐड करना है तो दैट इज स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में एल्जेब्रिकल ऐड होता है, राइट, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी में एडिशन का तरीका भी बदल जाता है। जब आप दो वेक्टर को ऐड करते हो, जब आप दो स्पीड को नहीं, दो वेलोसिटी को अगर आपको ऐड करना है तो आप दो वेलोसिटी को ऐसे ऐड नहीं कर सकते 2 मीटर पर सेकेंड प्लस 3 मीटर पर सेकेंड इज 5 मीटर पर सेकेंड। नो, दिस इज नॉट द वे। विल लर्न इन द नेक्स्ट चैप्टर कि वेक्टर्स को कैसे ऐड किया जाता है, ठीक है। वेक्टर को ऐड करने का तरीका बिल्कुल अलग है, वो बोलते हैं वेक्टोरिकल एडिशन होता है वो, ठीक है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो आप दिमाग में रखिए स्केलर क्वांटिटी को एल्जेब्रिकली यू कैन ऐड, ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं एल्जेब्रिकल या एल्जेब्रिकल लिखते हैं, एल्जेब्रिकल एडिशन होता है भाई इसमें। और इसमें क्या होता है भाई, इसमें एल्जेब्रिकल नहीं, इसमें वेक्टर एडिशन होता है। कैसा एडिशन होता है, वेक्टर एडिशन, ठीक है। और एक चीज दिमाग में रखते हैं, जैसे हमारे पास डिस्टेंस है तो हमने इसको s से रिप्रेजेंट कर दिया। यही अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट को अगर मुझे s से रिप्रेजेंट करना है तो खाली s से नहीं होता है, s के ऊपर ये ऐसे एक एरो लगाया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा वेक्टर का सिंबल होता है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड को या डिस्टेंस को अगर आप x लिख रहे हैं, सपोज x लिख रहे हैं, तो आप इसको लिखेंगे x वेक्टर। स्पीड को अगर आप s लिख रहे हैं तो वेलोसिटी को आप लिखेंगे v वेक्टर, ठीक है। ये जो एरो बनाते हैं इसके ऊपर, इसे बोलते हैं वेक्टर का सिंबल होता है, ठीक है। क्लियर हो गया सबको स्केलर क्वांटिटीज क्या है, वेक्टर क्वांटिटी? बेटा ये बेसिक समझना था आप लोगों को बहुत अच्छे से, तो ये चीज होप दिस इज क्लियर टू यू, ठीक है। बेसिक बातें समझ में आ गई सभी को, क्या है हमारे पास, क्या क्या चीजें हैं जो हमें बेसिक समझनी थी इसके अंदर, ठीक है। चलिए, सो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जो हम शुरू करेंगे दैट इज क्या होती है डिस्टेंस, क्या होती है डिस्प्लेसमेंट, फिर क्या स्पीड है, क्या वेलोसिटी है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या एक्सेलरेशन, अच्छा मोशन भी कैसा होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है, यूनिफॉर्म होता है, तो वो उस तरह का मोशन, ये सब चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी सब बातें डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया सभी को? ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बेसिक हैं चीजें, एक बार जस्ट गो थ्रू द लेक्चर प्रॉपरली, होप यू विल एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पॉइंट वट एवर वी हैव डिस्कस्ड टुडे। सो ओके माय डियर स्टूडेंट्स, just go through this lecture in a proper way. Okay, bye bye, take care bacha.